अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम। हम आज इस चैप्टर को रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग मोशन, ये सबसे पहला सवाल। सो रोलिंग मोशन क्या चीज है, इसको समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट केपेबल ऑफ रोटेशन, एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर सकता है, लाइक स्फीयर, लाइक सिलेंडर, लाइक डिस्क, लाइक रिंग, जो कि रोटेट कर सकता है। आप स्क्वायर नहीं ले सकते, आप क्यूब नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रोटेट अबाउट देयर एक्सिस। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा, वो लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहली शर्त ये है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि केपेबल ऑफ रोटेटिंग है, वो रोटेट कर सकता है। इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से उसको छोड़ दिया गया। अलॉन्ग एन इंक्लाइन सरफेस, एक इंक्लाइन सरफेस से उसको रोटेट किया। तो आपने देखा होगा जैसे कि व्हील है, एक हमारी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर, उसके व्हील की हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि एक हाइट से उसको रिलीज किया गया, छोड़ा गया। तो आप देखेंगे कि वो इस तरह गोल 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 करता हुआ नीचे आता है। यहां पे क्या होगा, देन इट परफॉर्म्स बोथ रोटेशनल एंड लीनियर मोशन। तो जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, तो आप देखेंगे तो व्हील का मोशन कैसे होता है। व्हील क्या रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो बिल्कुल व्हील रोटेट कर रहा है। क्या वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ, वो लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे हमने ये सोचा अभी तक कि फैन रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, इसलिए वो आगे पीछे नहीं आता, और मैं लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन मोशन कुछ इस तरह से है, ये रोटेशनल मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। रोटेशनल मोशन भी और लीनियर मोशन भी, दैट मींस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। रोटेशनल मोशन भी और लीनियर मोशन भी। रोटेशनल मोशन की वजह से वो रोटेट हो रहा है, लीनियर मोशन की वजह से ऊपर से नीचे आ रहा है। ये टाइप का मोशन जिसमें रोटेशनल और लीनियर मोशन दोनों कंबाइन होते हैं, दैट मोशन इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। है ना स्वीट? रोलिंग मोशन में क्या होगा, रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों एक साथ होंगे। आज के लेक्चर में हमको देखना है ये तीन चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी स्पेशली। दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे आने पर उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। और थर्ड, वो जब नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे डेरिवेशन, हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स की तरफ। एक्चुअली क्या है, रोलिंग मोशन ना सोचना, उसको इमेजिन करना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। मतलब आप जरा सोचें, एक व्हील है, उसके किसी पार्टिकल को मैं सोचूं, तो उसका पार्टिकल जब ऊपर नीचे आ रहा है तो ऐसे 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 कर रहा है। मतलब हम इसको स्पाइरल पाथ भी नहीं कह सकते, सर्कल भी नहीं कह सकते, लाइन भी नहीं कह सकते। तो इसको कहेंगे क्या? ये बहुत मुश्किल सवाल है हमारे जहन में। तो सच्ची बात यह है कि रोलिंग मोशन को कंप्लीटली स्टडी करना इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। इसलिए हम ये करते हैं कि रोलिंग मोशन को छोटे छोटे पार्ट्स में कंबाइन करते हैं। सबसे पहले तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी। ये बॉडी ना रोटेट कर रही है, रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, ये आगे की तरफ आने वाली है। ये राइट में जाएंगी या तो लेफ्ट में जाएंगी, जिधर भी जाएंगी हमको उससे मतलब नहीं है। हम इस बॉडी को दो तरह के मोशन के सेंस में देखते हैं, एक तो इसका रोटेशनल मोशन और दूसरा इसका लीनियर मोशन। तो हम क्या करेंगे, बॉडी के हर पार्टिकल को कंसीडर करने के बजाय सबसे पहले पूरी बॉडी को एज अ होल कंसीडर करेंगे। पूरी बॉडी को एज अ होल कंसीडर किया तो हम देखेंगे कि द टोटल बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अबाउट द गिवन एक्सिस, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। इस एक्सिस के अराउंड पूरी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ये पहला मोशन हुआ। दूसरा मोशन उसके सेंटर ऑफ मास का है। जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा ना, उसके सेंटर ऑफ मास को देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जा रहा होगा, और यहां वाला पार्टिकल ऐसे 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 कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास तो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हम ये करेंगे कि पूरा रोटेशनल मोशन एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल कंसीडर करने के बजाय हम ये सोचेंगे कि हमारी बॉडी के दो तरह के मोशन हो रहे हैं। एज सबसे पहला मोशन जिसमें वी विल कंसीडर बॉडी एज अ होल, एक पूरा एक सिस्टम है जिसमें बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है अबाउट द गिवन एक्सिस। और दूसरा हम मोशन कंसीडर करेंगे उसके सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। अच्छा, अब देखते हैं कि एक बॉडी है, सबसे पहले कंसीडरेशन करना जरूरी है। लेट कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, हम उसको मान लेते हैं एक स्फीयर है, एक स्फीयर मान लेते हैं, यो कोई भी बॉडी हो सकती है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी व्हिच इज केपेबल ऑफ रोटेटिंग, हैविंग मास कैपिटल M, हैविंग रेडियस कैपिटल R एंड रेडियस ऑफ गायरेशन K। और क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इतना काफी है। एंड रोटेटिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये कंसीडरेशन हमने किया कि एक बॉडी है, वो इतने उसके क्या बोलेंगे फंडामेंटल वेरिएबल्स है जिसकी वजह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब कुछ हाइट से उसको रिलीज किया गया।
हमको पता करना है काइनेटिक एनर्जी। बॉडी में दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो रोलिंग मोशन, दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेटिंग मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। जब मोशन दो तरह के हो रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इसका मतलब यह है कि बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, एक और वेरिएबल यहां कंसीडर करना पड़ेगा कि उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, ये बाद में जाके चेंज होने वाला है। सो मुझे बताओ व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन में है, सो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। हमने इसकी डेरिवेशन सॉल्व किया है। आप इस आई पर क्लिक कर उस डेरिवेशन को देख सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूला पता चले। मैं ये समझता हूं आपको फॉर्मूला पता होगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है ट्रांसलेटरी मोशन में, हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अब देखो बात यह है कि मास तो ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे आए हैं, दैट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास के फॉर्म में लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, हर बॉडी के लिए चेंज होता है। अलबत्ता अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है तो आपको तो पता है, ये पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एम के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन हमने कंसीडर किया। तो हम ये करेंगे, इस आई की जगह एम के स्क्वायर लिख लेते हैं। तो क्या मिला, हाफ आई की जगह क्या लिखा, एम के स्क्वायर। अब दूसरी चीज यहां ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, और यहां पे लीनियर वेलोसिटी। तो क्या हम ओमेगा को लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? तो बिल्कुल है। व्हाट इज द रिलेशन? v इक्वल्स टू आर ओमेगा, करेक्ट। तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय आर। तो हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह v बाय आर लिख लेंगे। सो v बाय आर, और ओमेगा का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर, प्लस दिस टर्म एज इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो हमको मिल रही है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन इज इक्वल टू हाफ एज इट इज एम के स्क्वायर एज इट इज v बाय आर का स्क्वायर, दैट मींस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस हमने कैपिटल आर कंसीडर किया तो इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं। सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, करेक्ट। कुछ कॉमन निकलेगा दोनों तरफ से, यहां भी हाफ एम के स्क्वायर, यहां भी हाफ एम के स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर निकल गया, यहां से हाफ एम वी निकल गया, तो यहां बचा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां वाला पूरा टर्म चलेगा इसलिए प्लस वन। इसी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट वन प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। This is the final expression for kinetic energy of rolling body. Kinetic energy of rolling body, half mv square under the bracket 1 plus k square by r square. What is k here? k के माने होंगे radius of gyration. Radius of gyration है। अगर हम सोचे कि बॉडी रोलिंग मोशन नहीं कर रही है, बॉडी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कब करती है? जब बॉडी का सारा मास सेंटर ऑफ मास के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा और वहीं पर फोर्स लग रही होगी। अगर बॉडी का सारा मास सेंटर पर है और वहीं पर फोर्स लग रही है तभी तो लीनियर मोशन होगा, और अगर सेंटर से हटकर लगेंगी तो रोलिंग मोशन होगा। अंडरस्टैंड? अब देखो ये पेन है, इस पेन के आपने बचपन में किया होगा, सेंटर पर फोर्स लगाए तो पेन इस तरह मूव करेगा, और अगर आप एंड पर फोर्स लगाएंगे तो पेन घूमते हुए आगे जाएगा। क्या समझ आई बात? सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने पर बॉडी लीनियर मोशन करेगी, और सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पर लगाने पर रोलिंग मोशन परफॉर्म होगा। आप ये कह सकते हैं। अगर हम सोचें कि बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब फोर्स कहां लगी? फोर्स लगी सेंटर ऑफ मास पर। अगर सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लग रही है तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? अरे मास तो सारा सेंटर पर ही आ गया ना। रेडियस ऑफ गायरेशन किसे कहते हैं? एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन। मास सारा सेंटर पे आ गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन तो जीरो हो गया। अगर यहां पे आप जीरो रखते हैं तो जीरो स्क्वायर, जीरो बाय आर स्क्वायर, जीरो बाय एनी टर्म जीरो होगा, वन प्लस जीरो वन होगा, इसलिए हमारी ट्रांसलेटरी मोशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी, जो कि होना चाहिए था। करेक्ट? ऐसा करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं दोनों को, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होगा?
इसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन हाफ एम वी स्क्वायर, दिस बोथ विल गेट कैंसिल। इन दोनों का रेशियो आता है 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। हमको फॉर्मूलेस क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले अभी तो पहली डेरिवेशन है, इसमें हमने फॉर्मूला क्या सीखा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कैन बी गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो चलिए हम मूव करते हैं दूसरी डेरिवेशन की तरफ, जिसमें हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट कंसीडर ये यहां पे एक बॉडी है जो कि रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है यहां तक आने के लिए। h हाइट से उसको रिलीज किया गया, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, और ये यहां से यहां तक s लीनियर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो सबसे पहले हमको बताओ साइन थीटा कितना होगा? तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट है h डिवाइड बाय s, तो यहां से हम s की वैल्यू निकालेंगे। s यानी लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको हमको याद रखना है। हमको निकालना है लीनियर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी होगी। हमने अभी तक ये सीखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। फॉर्मूला आया था हाफ एम वी स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने ये सीखा है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके पास इतनी एनर्जी आ चुकी होंगी, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी क्रिएट ही नहीं की जा सकती। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कैसे हो गई? क्या ये काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई है? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये काइनेटिक एनर्जी क्रिएट नहीं हुई, मतलब कोई दूसरी एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। थोड़ा सोचते हैं। ऑब्जेक्ट यहां पे था, रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी 0, ऑब्जेक्ट मूव करते करते यहां पे आ गया, अब ये स्पीड के साथ मूव कर रहा है, दैट मींस इट हैज अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। मतलब यहां पे 0, यहां पे कुछ तो भी, यहां कोई और एनर्जी उसके पास थी क्या? अर्थ का सरफेस तो ये है ना, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं, मतलब पोजीशन उसकी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, और वो एनर्जी जो कि पोजीशन के चेंज होने की वजह से बनती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर है, मतलब यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहां पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर वापस आ चुका है, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो भी होगी। अब जरा सोचे मैं जो बताना चाह रहा हूं, यहां काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कुछ तो भी, यहां पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी दिस वैल्यू, मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी यहां आते आते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी वो यहां जाते जाते पूरी क्या में कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। सो कैन बी राइट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। अरे लिख सकते हैं क्या ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? mgh, mgh मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट तो ऐसे है ना उसकी, h हाइट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन? अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या फॉर्मूला आया था? हाफ एम वी स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कुछ कटम कट, ये m और m कैंसिल, और कुछ भी नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको निकालना क्या है? सारी मेहनत हम कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के लिए। तो ऐसा करते हैं, इस वेलोसिटी को यहीं रखते हैं, तो ये वेलोसिटी वाला टर्म एज इट इज, ये 2 डिनोमिनेटर में है ना, ये जाएगा न्यूमिनेटर में, तो क्या मिला? 2gh, और ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पूरा टर्म v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट मींस डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमको वेलोसिटी का स्क्वायर मिल गया, लेकिन निकालना है वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन हैविंग रेडियस ऑफ गायरेशन k एंड रेडियस r। अगर बॉडी रोलिंग मोशन नहीं कर रही, सिर्फ प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, k की वैल्यू 0 हो जाएगी। k की वैल्यू 0 होने पर 0 स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट मींस 0, 1 प्लस 0 दैट मींस 1, एनी टर्म डिवाइड बाय 1, दैट टर्म विल बी रिमेन एज इट इज। तो वेलोसिटी ड्यूरिंग ट्रांसलेटरी मोशन आएंगे अंडर रूट 2gh, जो कि काइनेटिकल इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं।
सो आपको फॉर्मूला याद दूसरा ये रखना है, पहला तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन का फॉर्मूला, दूसरा यहां पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इतनी उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी। सो दीज आर द टू डेरिवेशंस। पहले हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन निकाला, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग रोलिंग मोशन निकाला। थर्ड लेते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन, एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन। तो हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन सेम है? ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आ रहा है, एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। सिर्फ एक ही तरह की फोर्स है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बनने वाला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो क्या हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस? तो सबसे पहली काइनेमेटिकल इक्वेशन हमको पता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, लेकिन वहां पे टाइम आता है, वो यूज नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को हमको यहां यूज करना है। सो वी नो दैट काइनेमेटिकल इक्वेशन कैन बी गिवन एज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी बस जस्ट अभी हमने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की है। क्या थी वो वेलोसिटी? हमको पता है वेलोसिटी कैन बी गिवन एज अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी। यहां पे आने के बाद वेलोसिटी इतनी हो चुकी होगी ना। ये v क्या है? ये v फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? यहां जब मोशन शुरू हो रहा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू तो मिल गई, इसका स्क्वायर कर लो, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जी? अरे ऑब्जेक्ट यहां पे था तो रेस्ट में था ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s। करेक्ट है। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचा? 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस a टर्म एज इट इज रहेगा 2 इंटू a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s हमने निकाला है h बाय sin थीटा। सो s की जगह पर लिख लो h डिवाइडेड बाय sin थीटा। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे। सो दिस टू बोथ आर न्यूमरेटर कैंसिल, दिस h कैंसिल। हमको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को यही रखते हैं। sin थीटा यहां आ जाएगा, दैट मींस g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, और तीसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। यहां पे रोलिंग मोशन खत्म होता है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लें ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, करेक्ट। हम पता कर रहे हैं इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, तो ये डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा हमको पता करना है। ये एंगल थीटा है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये g, ये थीटा, तो दिस कंपोनेंट विल बी g sin थीटा। यहां पे बनने वाला एंगल कितना होगा जी? 90 माइनस थीटा होगा ना। ये g है, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे cos ऑफ एंगल होगा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा। इसलिए ये g sin थीटा होगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। अगर हम सिर्फ लीनियर मोशन कंसीडर करें तो वही पुरानी बात है। अगर लीनियर मोशन कंसीडर किया गया तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू g डिवाइडेड बाय sin थीटा आ जाएगी। इस तरह हमारी इक्वेशन हम क्रॉस चेक करके भी देख चुके हैं कि हमारी इक्वेशन में कोई गड़बड़ ना हो। और आपको खुशी हुई होगी कि हमने लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, हर तरह के मोशन को देख लिया, लेकिन हमारी इक्वेशन मैथमेटिकली भी सही है और लॉजिकली भी सही है। कुछ बातें, सबसे पहले तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन? फार्मूला क्या मिला था? हाफ mv स्क्वायर अंडर द ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। वहां 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया, वेलोसिटी के फॉर्म में भी 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया, यहां भी 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर आया। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, चलो इसको डिस्कस करते हैं। सो 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसको एक स्मॉल वैल्यू यानी स्मॉल n का नाम दे देंगे ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल n। k रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर मान ले हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो मुझे बताओ स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/2 mr स्क्वायर, करेक्ट। 5/2 mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा फॉर्मूला mk स्क्वायर भी होता है। इस i की जगह mk स्क्वायर लिख लो, तो mk स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 mr स्क्वायर। दिस m कैंसिल, दैट मींस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, k स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय दैट मींस इज इक्वल्स टू 5/2। तो स्फीयर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू 5/2 आती है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में स्फीयर दिया है
तो सारा रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस वगैरह देखने की जरूरत नहीं, 5/2 रख लो, हर स्फीयर के लिए यही चीज होगी। इसी तरह आप अलग अलग बॉडीज के लिए, जैसे कि आपके पास अगर रिंग है, अगर डिस्क है, अगर सिलेंडर है, अगर रॉड है, उनके लिए भी ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये k² एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हर फॉर्मूले में यूज होता आ रहा है। एक बात लास्ट में जहन में रखना जरूरी है, जब भी हमारा रोलिंग मोशन होता है तो यहां पे सरफेस के साथ इंटरेक्शन है ना, और रिलेटिव मोशन है। जब दो बॉडीज, दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। यहां भी फ्रिक्शन होगा, लेकिन हमने कंसीडर नहीं किया इसलिए ताकि हमारे कैलकुलेशन सिंपल रहे। लेकिन यहां पे फ्रिक्शन होता है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। ये फ्रिक्शन हमारी बॉडी को प्योर रोटेशनल मोशन में रखता है, मतलब स्लिप नहीं होती है गाड़ी। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में बैठे हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमेशा ये नहीं होगा कि प्योर रोलिंग मोशन ही परफॉर्म हो। कभी कभी गाड़ी स्लिप होती है, अचानक आगे जाती है, बगैर रोटेशन के लीनियर मोशन परफॉर्म होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे देखो ट्रक कीचड़ में फंस गया तो सिर्फ रोटेटिंग मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन नहीं हो रहा है। और जब गाड़ी स्लिप हो रही है, बहुत चिकनी रोड है, तो होता ही है कि टायर रोटेट होने की वजह सिर्फ आगे की तरफ जाता है, ये से कहते हैं स्लिपिंग। ये स्लिपिंग से बचने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा स्लिप होने के चांसेस बढ़ेंगे, इसलिए हमारा फ्रिक्शन यहाँ रोलिंग मोशन को मेंटेन करने का काम करता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना बेटर रोलिंग मोशन हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो होता है कि शुरू के अंदर तो फ्रिक्शन अच्छा खासा होता है क्योंकि वेलोसिटी कम है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो प्योरली रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन बाद में स्लिप भी होने लगता है। तो ये फ्रिक्शन का कमाल है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें अपने जहन में रखना है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह हमारा चैप्टर पहला स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र 12th क्लास का नया सिलेबस रोटेशनल डायनामिक्स खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर पॉसिबल है। हमको आपका इंतजार रहेगा। हमेशा जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।